नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेल सेवा आचरण नियम 1966 यानी द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। यह नियम के बारे में जानना सभी रेल कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। आप यदि रेलवे में एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर्पज़ से भी आपके लिए ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस नियम से संबंधित किसी भी विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप एक रेल कर्मचारी हैं, उस पर्पज़ से भी आपको इस नियम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह नियम जो है सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, सी हो, बी हो या ए हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेल सेवा आचरण नियम कब बना। तो रेल सेवा आचरण नियम 1966 यानी कि 1966 में बना है। इसमें जो है कुल 26 रूल है। तो इन 26 रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको अंग्रेजी में जो है द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966 कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में जो है ये भी पूछ देता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए सर्विस के जगह यहाँ पे सर्वेंट लिख देता है। तो बहुत सारे जो है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद करना है द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 1 यानी कि रूल 1 के बारे में। रूल 1 में क्या कहा गया है? तो रूल 1 में जो है संक्षिप्त नाम दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है? तो रेल सेवा आचरण नियम 1966। आपको याद करना है कि कंडक्ट रूल्स के नियम 1 में क्या है। तो नियम 1 के 1 में संक्षिप्त नाम दिया गया है रेल सेवा आचरण नियम 1966। अब नियम 1 के 2 भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये तुरंत लागू होता है, किसी भी रेल कर्मचारी पर जो है ये शीघ्र यानी तुरंत लागू होता है। अब हम लोग नियम 2 रूल 2 के बारे में देखते हैं। तो रूल 2 में जो है परिभाषा दिया गया है। रूल 2 में परिभाषाएं दिए गए हैं यानी कि डिफिनीशन। अब इसमें क ख ग। क में सरकार की परिभाषा दिया गया है, ख में रेल सेवक की परिभाषा दिया गया है, और ग में जो है कुटुंब यानी परिवार के सदस्यों का परिभाषा दिया गया है। तो अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि सरकार यानी रेल कर्मचारी के लिए सरकार कौन होता है। तो मैं यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगा कि रेल कर्मचारी के लिए सरकार कौन होते हैं। तो रेल कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 3 प्रकार के सरकार होते हैं। पहला नंबर, अगर कोई रेलवे ऑफिसर हैं यानी अधिकारी हैं और उनका ड्यूटी उनका पोस्टिंग जो है रेलवे बोर्ड के अंदर है, तो जो भी अधिकारी रेलवे बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो सरकार होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय। तो आप समझ गए होंगे रेलवे बोर्ड के अंदर जो अधिकारी कार्यरत हैं उनके लिए सरकार जो होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट। अब होता है कि और भी ऑफिसर होते हैं जिनका पोस्टिंग जो है रेलवे बोर्ड के अलावा किसी अन्य जगह पर होता है, तो उन अधिकारियों के लिए जो सरकार होंगे वो रेलवे बोर्ड होगा। उसके बाद ग्रुप सी और डी कर्मचारी यानी कि नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय आते हैं। उनके लिए जो सरकार होंगे वो जिस भी जोन में कार्यरत हैं उस जोन के वर्तमान जो जीएम महोदय होंगे, महाप्रबंधक होंगे, वही उनके लिए सरकार होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार के परिभाषा के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग समझते हैं ख नंबर, रेल सेवक की परिभाषा। रेल सेवक कौन होते हैं उसकी परिभाषा के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि रेल सेवक कौन होते हैं। रेल सेवक के लिए यहाँ पे हम लोग रूल 3 पढ़ेंगे कि यदि आप एक रेल सेवक हैं तो आपको किस किस रूल का जो है अनुपालन करना है। उसके बाद ग नंबर में होता है कुटुंब यानी परिवार के सदस्य का परिभाषा। जैसे कि जो पास रूल होता है उसमें जो परिवार दिया गया है, फैमिली दिया गया है, और एक दिया गया है डिपेंडेंट यानी कि आश्रित। तो यहाँ पे परिवार की परिभाषा के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेल एम्प्लॉय हैं यानी पुरुष कर्मचारी हैं तो आपके परिवार के परिभाषा का अर्थ हुआ कि आपके स्पाउस और आपके बच्चे, ये आपके फैमिली मेंबर होते हैं। उसके बाद एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के अर्थ हो जाता है कि आपके पिताजी के फैमिली,
जैसे आपकी मदर, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, ये सभी डिपेंडेंट में आते हैं। और फैमिली में जो आते हैं वो आपके बच्चे होंगे, आपकी स्पाउस यानी आपकी वाइफ होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि कुटुंब परिवार के सदस्य के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल 3। रूल 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपको चार्जशीट दिया जाता है। उसमें चार्जशीट में रूल 3 का ही जिक्र किया जाता है कि आप कंडक्ट रूल 3 के नियम उपनियम 1 के खंड इतना का अवहेलना किए हैं, इसके आलोक में आपको जो है चार्जशीट दिया जाता है। आप ये जरूर देखे होंगे। अब हम लोग रूल 3 के में क्या दिया गया है, तो साधारण यानी जनरल सभी रेल कर्मचारी यानी सेवक हर समय जो है इस सभी नियम का पालन करेंगे। तो रूल 3 के उपनियम 1 है। उसी तरह से रूल 3 के उपनियम 2 भी है। तो पहले हम लोग रूल 3 के उपनियम 1 में खंड दिया गया है। तो रूल 3 के उपनियम 1 के टोटल 21 खंड है। इसमें से 3 जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तीनों का रेफरेंस देते हुए किसी व्यक्ति को चार्जशीट जारी की जाती है। अब खंड 1 में जो दिया गया है, पूर्ण ईमानदारी बनाए रखना। यदि आप एक रेल कर्मचारी, एक रेल सेवक हैं तो अपने ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी बनाए रखेंगे। 2 नंबर में दिया गया है कि कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे। जो आपकी ड्यूटी है उसके प्रति आप अपने निष्ठा बनाए रखेंगे, यानी कि मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। और तीसरा नंबर जो है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो रेल कर्मचारियों के लिए अशोभनीय हो। देखिए, इसका भी रेफरेंस देते हुए कि आपने एक ऐसा काम किए हैं जो एक रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो जाता है, इसके आलोक में आपको चार्जशीट दिया जाता है। आप लोग ये जरूर देखे होंगे, आप अपने ड्यूटी के प्रति पूर्ण ईमानदारी नहीं बनाए रखे, आप अपने ड्यूटी के प्रति निष्ठा नहीं बनाए रखे, इसके आलोक में चार्जशीट दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो है रूल 3 के उपनियम 1 के खंड 1, खंड 2 और खंड 3 का ही जिक्र किया जाता है चार्जशीट में। तो ये हो गया। इसके बाद आएगा खंड 4, खंड 5 और खंड 6। इस तरह से करते हुए खंड 21 यानी 21 रूल है रूल 3 में। अब हम लोग समझते हैं नियम 3 के उपनियम 2 के बारे में। अब इसमें कहा गया है कि ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट अब्लिक एनी अदर पोस्ट इन रेलवे। इसमें जो रेलवे के सुपरवाइजरी पोस्ट वाले कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनके बारे में बताया गया है नियम 3 के उपनियम 2 में। तो रेलवे में जो भी सुपरवाइजरी पोस्ट वाले कार्यरत कर्मचारी हैं उनके ड्यूटी क्या है, उनको किस तरह से काम करना है, उनको नियम 3 के उपनियम 2 में बताया गया है। उसके बाद नियम 3 के ए, बी और सी। अब नियम 3 के ए, बी और सी। ए में कहा गया है कि तत्परता और शिष्टाचार यानी कि प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी। बी में कहा गया है कि सरकार की नीतियों का अनुपालन करना, यानी कि जो भी सरकार की नीति है उसका अनुपालन करना सभी रेल कर्मचारियों की जिम्मेवारी ड्यूटी बनती है। इसमें कुछ बताया गया है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जानवरों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, ये सारी चीज़ें जो है B3B के नियम में बताया गया है। उसके बाद नियम 3 के C, इसमें कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन। सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित किस में बताया गया है, तो ये नियम 3 के C में बताया गया है। ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कौन सा नियम है कंडक्ट रूल में, तो नियम 3 के C में सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित रूल बताया गया है। और महिला कर्मचारियों को परेशान करना, ड्यूटी में परेशान करना, इसमें जो है नियम 3 के B में बताया गया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट यदि कहे तो नियम 3 के C में है और परेशान करना होगा नियम 3 के B में है। उसके बाद नियम 4 जो है इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी या फर्म, यानी कि कोई भी कर्मचारी जो है रेल कर्मचारी हो या अधिकारी हो अपने
जहाँ पे वो कार्यरत हैं अपने नियर यानी कि नज़दीकी जो भी रिलेटिव होंगे उनको किसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट यानी भर्ती नहीं करना है। ये नियम 4 में बताया गया है। उसके बाद जो है नियम 5, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नियम 5 जो है राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेना निषेध है। आप नियम 5 के बारे में अवश्य जानेंगे क्योंकि यदि आप एक रेल कर्मचारी हैं तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या निर्वाचनों से नहीं जुड़ सकते हैं, ये निषेध बताया गया है। ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि किस नियम के तहत जो है राजनीति निर्वाचन में भाग लेना वर्जित है, तो नियम 5 ये याद रखेंगे आप। ये 5 के अर्थ समझ ही गए होंगे कि इसका जो है किससे रिलेशन है, तो आपको बराबर याद रहेगा कि नियम 5 में क्या बताया गया है। नियम 5 और ये मेरे हाथ देखते होंगे, इसके बारे में अवश्य जान जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 6 के बारे में यानी कि रूल 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट, यानी कि रेलवे कर्मचारी को किसी भी प्रकार के एसोसिएशन या यूनियंस को ज्वाइनिंग नहीं करना है। यहाँ पे एसोसिएशन या यूनियंस का अर्थ हो गया कि वह एसोसिएशन और यूनियन जो देश के लिए खतरा हो। अगर कोई मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियन हो तो उसको रेलवे कर्मचारी ज्वाइनिंग कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई एसोसिएशन है या यूनियन है, संघ है, वह देश के लिए खतरा हो यानी देश के विरोध में वो एसोसिएशन बना हो तो उसमें ज्वाइनिंग करेंगे तो वह नियम 6 का जो है वह अवहेलना होगा। तो आप समझ गए। उसके बाद नियम 7 जो है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन, किसी भी प्रकार के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कैसा प्रदर्शन, तो अनीतिगत धरना या प्रदर्शन जो है वह निषेध है। जैसे अगर आप किसी प्रकार को रोड को पूरे रोक कर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो वह अनीतिगत धरना प्रदर्शन में आएगा और आपके ऊपर जो है नियम 6 का रिफरेंस देते हुए आपको रेल सेवा आचरण नियम 1966 का जो है अवहेलना करने के आलोक में आपको जो है चार्जशीट दिया जा सकता है। तो आपको नियम 7 में दिया गया है कि प्रदर्शन यानी प्रदर्शन धरना जो है नहीं करना है। कैसा धरना प्रदर्शन, अनीतिगत धरना प्रदर्शन। यदि आप जो यूनियन होता है हमारा मान्यता प्राप्त, वह जो धरना प्रदर्शन करता है वह जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है, यानी कि उनके धरना प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है, वह अपना धरना प्रदर्शन रोड जाम करके नहीं करते हैं, तो इसलिए वह अनीतिगत धरना प्रदर्शन नहीं होता है। उसके बाद हो गया नियम 8। नियम 8 में जो बताया गया है वह है कनेक्शन विथ प्रेस या अदर मीडिया, यानी कि आप यदि एक रेल कर्मचारी हैं तो किसी मीडिया या प्रेस से कनेक्शन नहीं रखना है, यानी मीडिया और प्रेस में आप काम नहीं कर सकते हैं या अपना संपर्क नहीं बना सकते हैं। तो मीडिया या कनेक्शन जो है नियम 8 से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं सोशल मीडिया पे काम कर सकता हूँ, तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे काम करने समय आपको ये बताना होगा कि मैं ये जो भी बता रहा हूँ यह मेरा व्यक्तिगत जो है मत है, इसमें किसी प्रकार के सरकार का कोई मत नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ यह मेरा अपना मत है। उसके बाद नियम 9 जो है, नियम 9 में कहा गया है क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की आलोचना निषेध है। आप यदि एक रेल कर्मचारी हैं तो नियम 9 के तहत जो है सरकार का आलोचना नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। यदि रेल कर्मचारी होते हुए आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपके ऊपर जो है कंडक्ट रूल 9 के तहत जो है चार्जशीट जारी किया जा सकता है। अब नियम 10 जो है एविडेंस बिफोर कमिटी या एनी अदर अथॉरिटी, अगर कहीं भी आपको साक्ष्य देना है बिना पूर्व अनुमति के, यानी कि जो भी अथॉरिटी हैं उनकी पूर्व अनुमति के आप कहीं भी साक्ष्य यानी एविडेंस नहीं दे सकते हैं, उनसे आपको अनुमति लेना है। उसके बाद ही कहीं पे आपको साक्ष्य या अनुमति, यदि वो अनुमति देते हैं कि आप वहाँ पे साक्ष्य दीजिए,
गवाही दीजिए तो आप गवाही देंगे, अपने मन से कहीं भी साक्ष्य गवाही नहीं देंगे। इसमें जो है एक ये है कि कोर्ट के मामला में जो है आपको किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। अगर कहीं कोर्ट में साक्ष्य देना है, एविडेंस देना है तो आप वहाँ स्वेच्छा से दे सकते हैं। उसके बाद नियम 11 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि सरकारी जानकारी की संसूचना निषेध है। किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारी जो है, कागजात जो है या किसी प्रकार की सरकारी सूचना जो है किसी भी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। ये नियम 11 में बताया गया है। आप आरटीआई के तहत यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगता है तो आप आरटीआई नियम के तहत सूचना दे सकते हैं। आरटीआई के अलावा आप किसी भी तरह से आप नियम 11 के तहत किसी भी प्रकार का सूचना नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नियम 12। नियम 12 में जो है चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन, किसी भी प्रकार के चंदा इकट्ठा करना किसी भी रेल कर्मचारियों के लिए जो है निषेध बताया गया है। यानी यदि आप एक रेल कर्मचारी हैं तो किसी भी प्रकार के चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। यह जो है यह निषेध है। तो नियम 12 में जो है सब्सक्रिप्शन दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नियम के तहत जो है कोई रेल कर्मचारी चंदा यानी सब्सक्रिप्शन नहीं इकट्ठा कर सकता है, तो वह नियम 12 में दिया गया है। अब नियम 13। नियम 13 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियम 13 में उपहार से संबंधित दिया गया है, यानी कि गिफ्ट। यदि आप एक रेल कर्मचारी या अधिकारी हैं तो गिफ्ट किसी भी अपने निकट संबंधियों अथवा अपने निजी मित्रों से उपहार की सीमा, यानी अपने निकट संबंधी और अपने निजी मित्रों से कितने रुपये तक का उपहार ले सकते हैं। तो 1 नंबर में दिया गया है कि ग्रुप ए यानी कि कोई क्लास 1 अधिकारी हैं तो वह अपने निकट संबंधी या निजी मित्रों से 25,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। 25,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट उनको कोई उनका निकट संबंधी या निजी मित्र देता है तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है सरकार को देना होगा। आप ये समझ गए। 25,000 रुपया तक का अगर गिफ्ट मिलता है तो उनको किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन रेलवे में देने जरूरी नहीं है, लेकिन 25,000 से ज़्यादा होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा। अगर कोई ग्रुप बी अधिकारी हैं तो उनको अगर 15,000 रुपया तक का निकट संबंधी या निजी मित्रों से उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो किसी प्रकार का सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इससे 15,000 से अधिक का मिलता है तो उनको रेलवे में इन्फॉर्मेशन देना होगा कि मुझे इतने रुपये का गिफ्ट मिला है। अब क्लास ग्रुप सी, अभी जो है डी को ख़त्म कर दिया गया है, आपको जानकारी होगा, यानी ग्रुप डी एंड सी आप बोल सकते हैं। ये रुपया 7500 यानी कि 7,500 रुपये तक का अपने मित्रों से, निजी मित्रों से और अपने निकट संबंधियों से 7,500 रुपया तक का गिफ्ट ले सकते हैं। अगर इससे यदि होता है, इससे अधिक होता है तो उनको सरकार में इन्फॉर्मेशन करना होगा। उसके बाद उपहार किसी अन्य के साथ, यहाँ तो दिया था कि निकट संबंधी और निजी मित्रों से, और यदि उपहार किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को 5,000 रुपया से अधिक गिफ्ट नहीं लेना है। और यदि 5,000 रुपया से अधिक गिफ्ट मिलता है तो उसका इन्फॉर्मेशन रेलवे में देना होगा। और ग्रुप सी यानी ग्रुप सी एंड डी को 2,000 रुपया से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन रेलवे में देना होगा। तो आज हम लोग रेलवे सेवा कंडक्ट नियम 1966 में कुल नियम जो है 26 है, जिसमें से हम लोग आज नियम 13 यानी 13 नियम पढ़ लिए हैं। शेष जो भी नियम बचा है यानी 14 से लेकर, यानी यहाँ पे नियम 13 के बाद एक नियम 13A भी आता है, उसमें जो है दहेज से संबंधित है। तो नियम 13A के बाद 26 तक जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।